गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। जैसा कि मैंने आपके इसके पहले वाले टॉपिक में इटली और जर्मनी के एकीकरण के बारे में बताया, आज मैं आपको ब्रिटेन के एकीकरण के बारे में बताने जा रहा हूँ। टॉपिक आपका 4.3 ब्रिटेन की अजीब दास्तान। बुरा कुछ विद्वानों ने तर्क दिया है कि राष्ट्र या राष्ट्र राज्य का मॉडल या आदर्श ग्रेट ब्रिटेन है। ब्रिटेन में राष्ट्र राज्य का निर्माण अचानक हुई कोई उथल पुथल की या क्रांति का परिणाम नहीं था। यह एक लंबी चलन वाली प्रक्रिया का नतीजा था। ये बता रहा है आपका कि जिस तरह से बाकी देशों के अंदर आपका एकीकरण की जो प्रक्रिया हुई थी या क्रांति जो हुई थी, तो उसको देखते हुए बाकी देशों के लिए ब्रिटेन जो था एक मॉडल था, जिसके आधार पर बाकी देशों ने एकीकरण की प्रक्रिया को पूरी की थी। और ये कोई अचानक नहीं हुआ था, एक लंबा जो था प्रक्रिया था, जिसके बाद ब्रिटेन का एकीकरण हुआ था। बुरा ब्रिटेनी द्वीप समूह में रहने वाले लोग अंग्रेज, वेल्स, स्कॉट या आयरिश की मुख्य पहचान नृजातीय थी। यहाँ नृजातीय देखिए दे रहा है। बुरा के एक साझा नस्ली, जनजातीय या सांस्कृतिक उद्गम अथवा पृष्ठभूमि जिसे कोई समुदाय अपनी पहचान मानता है। अगर कोई समुदाय, नस्ल, जाति, जनजाति, संस्कृति को अपनी पहचान मानता है तो उसे हम लोग नृजातीय कहते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर कोई समुदाय अपनी पहचान, संस्कृति, जनजाति या नस्ल को अपनी पहचान मानता है तो उसे हम लोग नृजातीय कहते हैं। तो बता रहा है कि द्वीप समूह में रहने वाले अंग्रेज, वेल्स, स्कॉट और आयरिश जो थे, उनकी पहचान क्या थी? नृजातीय। इनकी अपनी खुद की संस्कृति होती थी, खुद की अपनी अलग नस्ल के होते थे, उसके आधार पर वो अपने आप को नृजातीय बताते थे। इन सभी जातीय समूह को अपनी सांस्कृतिक और राजनीतिक परंपराएं थी। ये जितने समुदाय थे, वेल्स हो गए, अंग्रेज हो गए, स्कॉट हो गए, इन सारों की अपनी खुद की संस्कृति होती थी या राजनीतिक परंपरा होती थी, जिसके आधार पर वो अपनी समाज को चलाते थे। लेकिन जैसे जैसे आंग्ल राष्ट्र की धन दौलत, अहमियत और सत्ता में वृद्धि हुई, वह द्वीप समूह के अन्य राष्ट्रों पर अपना प्रभुत्व बढ़ाने में सफल हुआ। बोल रहा है कि जैसे जैसे आंग्ल राष्ट्र जो था, जैसे जैसे आंग्ल राष्ट्र समृद्ध होता चला गया, वैसे वैसे वो अपने प्रभुत्व को बढ़ाने में सफल हुआ या प्रयास करने में वो सफल हुआ था। एक लंबे टकराव और संघर्ष के बाद आंग्ल संसद ने 1688 में राजतंत्र की ताकत छीन ली। इस संसद के माध्यम से एक राष्ट्र राज्य का निर्माण हुआ, जिसके केंद्र में इंग्लैंड था। आंग्ल राष्ट्र के बता रहा है, जैसे जैसे आंग्ल राष्ट्र जो था वो समृद्ध होता चला गया, उसने अपना प्रभुत्व जो था वो बढ़ाना शुरू कर दिया। और 1688 में आंग्ल राष्ट्र ने राजतंत्र से जो अधिकार दिए गए थे, ताकत जो दी गई थी, वो छीन ली और उसके बाद एक राष्ट्र राज्य का निर्माण किया, जिसके केंद्र में इंग्लैंड था। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक्ट ऑफ यूनियन 1707 से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ और यहीं से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन जो था 1707 में गठित हुई थी। बुरा इससे इंग्लैंड व्यवहार में स्कॉटलैंड पर अपना प्रभुत्व जमा पाया। इसके बाद ब्रिटानी संसद में आंग्ल सदस्यों का दबदबा रहा। एक ब्रिटानी पहचान के विकास का अर्थ ये हुआ कि स्कॉटलैंड की खास संस्कृति और राजनीतिक संस्थानों को योजनाबद्ध तरीके से दबाया गया। पूरा है कि आंग्ल संसद जो थे, उन्होंने क्या किया कि स्कॉटलैंड जो था, क्योंकि स्कॉटलैंड को उन्होंने अपने अधिकार में ले चुके थे या उसको अपने अधीन कर चुके थे, और उसके बाद स्कॉटलैंड की संस्कृति को वहाँ से पूरी तरह से ख़त्म करने का प्रयास किया गया। स्कॉटिश हाईलैंड्स के निवासी जिन कैथोलिक कुलों ने जब भी अपनी आज़ादी को व्यक्त करने का प्रयास किया, उन्हें ज़बरदस्त दमन का सामना करना पड़ा। स्कॉटिश हाईलैंड्स के लोगों को अपनी गैलिक भाषा बोलने या अपनी राष्ट्रीय पोशाक पहनने की मनाही थी। उनमें से बहुत सारे लोगों को अपना वतन छोड़ने पर मजबूर किया। यहाँ पे उदाहरण दे रहा है स्कॉटलैंड का
कि किस तरह से आंग्ल राष्ट्र जो अपने समृद्ध धीरे धीरे वो समृद्ध होता चला गया और उसके बाद उसने अपना प्रभुत्व जो था वो बढ़ाना शुरू कर दिया। इसके तहत स्कॉटलैंड जो था उसके ऊपर उसने अपना प्रभुत्व जो था कायम किया और धीरे धीरे स्कॉटलैंड के लोगों की सांस्कृतिक और राजनीतिक परंपरा जो थी उसको पूरी तरह से ख़त्म करने का प्रयास किया। जो लोग ऐसा नहीं मानते थे उनका दमन किया जाना शुरू कर दिया गया। आयरलैंड का भी कुछ ऐसा ही हश्र हुआ। वह देश कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट धार्मिक गुटों में गहराई में बटा हुआ था। अंग्रेजों ने आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट धर्म को मानने वालों को बहुसंख्यक कैथोलिक देश पर प्रभुत्व बढ़ाने में सहायता की थी। एक और उदाहरण दे रहा है आपका आयरलैंड में, जहाँ पे दो धार्मिक गुट थे, कैथोलिक और दूसरा प्रोटेस्टेंट। बुरा अंग्रेजों ने आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट धर्म मानने वाले को बहुसंख्यक कैथोलिक देश पर, यानी आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या कम थी, मगर उसके बावजूद भी उन्होंने कैथोलिक देश जो थे जिस पे उनका संख्या ज़्यादा था उस पर वर्चस्व स्थापित करने में उनकी मदद की थी प्रोटेस्टेंट की। बोरा वॉल्फटोन और उसकी यूनाइटेड आयरिशमैन की अगुवाई में हुए असफल विद्रोह के बाद 1801 में आयरलैंड को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया गया। एक नए ब्रिटानी राष्ट्र का निर्माण किया गया जिस पर हावी आंग्ल संस्कृति का प्रचार प्रसार किया गया। नए ब्रिटेन के प्रतीक चिन्ह, ब्रिटानी झंडा और राष्ट्रीय गान को खूब बढ़ावा दिया गया और पुराने राष्ट्र इस संघ में मातहत सहयोगी के रूप में ही रह पाए। चलिए, राष्ट्र की दृश्य कल्पना। किसी शासक को एक चित्र या मूर्ति के रूप में अभिव्यक्त करना आसान है, किंतु एक राष्ट्र को चेहरा कैसे दिया जा सकता है। हम किसी शासक को जो है किसी चित्र या मूर्ति पर आराम से अभिव्यक्त कर सकते हैं, परंतु एक राष्ट्र को किस तरह से हम चित्र में या मूर्ति में अंकित करेंगे, ये काफ़ी कठिन काम नहीं होता है। बुरा 18वीं और 19वीं सदी में कलाकारों ने राष्ट्र का मानवीयकरण करके इस प्रश्न को हल कर दिया। दूसरे शब्दों में उन्होंने एक देश को कुछ यूँ चित्रित किया जैसे वह कोई व्यक्ति हो। उस समय राष्ट्रों को नारी भेष में प्रस्तुत किया जाता था। राष्ट्र को व्यक्ति का जामा पहनाते हुए जिस नारी रूप को चुना गया वह असल जीवन में कोई खास महिला नहीं थी। यह तो राष्ट्र के अमूर्त विचार को ठोस रूप प्रदान करने का प्रयास था, यानी नारी की छवि राष्ट्र का रूपक बन गई। ये बता रहा है कि एक शासक के रूप में जो है किसी शासक को मूर्ति या चित्र में अंकित करना आसान होता है, परंतु एक राष्ट्र को चित्र या मूर्ति में अंकित करना उतना ज़्यादा आसान नहीं होता है। 18वीं और 19वीं सदी में राष्ट्र को जो था मानवीयकरण किया गया, यानी मानव को रूप दिया गया, और इसके लिए उन्होंने जो था वो नारी को चुना था, जिसके आधार पर एक राष्ट्र को यह रूप देने का प्रयास किया गया। आपको याद होगा कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकारों ने स्वतंत्रता, न्याय और गणतंत्र जैसे विचारों को व्यक्त करने के लिए नारी रूपक का प्रयोग किया। इन आदर्शों का विशेष वस्तु या प्रतीकों से व्यक्त किया गया था। जैसा कि आपको याद होगा कि स्वतंत्रता का प्रतीक लाल टोपी या टूटी जंजीर है और इंसाफ को आमतौर पर एक ऐसी महिला के प्रतीकात्मक रूप से व्यक्त किया जाता है जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है और वह तराजू लिए हुए। अब देखिएगा कि जब भी स्वतंत्रता और जो होता है उसका अगर किसी चीज़ के आधार पर अगर स्वतंत्रता को दिखाया जाता है तो उसके लिए लाल टोपी या टूटी हुई जंजीर से हम स्वतंत्रता को दिखा सकते हैं। ठीक उसी तरह से एक महिला जिसके आंख पर पट्टी बंधी रहती है और तराजू ली रहती है वो न्याय का प्रतीक होती है। इसी प्रकार के नारी रूपों को आविष्कार कलाकारों ने 19वीं सदी में किया। फ्रांस में उसे लोकप्रिय ईसाई नाम मरियान दिया गया, जिसने जन राष्ट्र के विचारों को रेखांकित किया। उसके चिन्ह भी स्वतंत्रता और गणतंत्र के थे। लाल टोपी, तिरंगा और कलगी। ये कलगी आपका दे रहा है यहाँ पे।
ये ऊपर का जो सिर के ऊपर का जो मुकुट बना उसी को कलगी कहा जाता है, जो फूलों का होता है। चलिए आगे क्या बोल रहा है। मरियान की छवि सिक्कों और डाक टिकटों पर अंकित की गई। इसी तरह जर्मन राष्ट्र का रूपक बन गई। यानी आपको बता रहा है मरियान जो कि फ्रांस राष्ट्र का रूपक बनाया गया, उसी तरह से जर्मनिया जिसे जर्मनी का राष्ट्र रूपक बनाया गया। चलिए आगे क्या बोल रहा है। चलिए राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद, मेरे को लग रहा है ये लास्ट टॉपिक होना चाहिए आपका, लास्ट टॉपिक है आपका। आज आपका यूरोप में राष्ट्रवाद खत्म हो रहा है। चलिए बुरा 19वीं सदी की अंतिम चौथाई तक राष्ट्रवाद का वह आदर्शवादी उदारवादी जनतांत्रिक स्वभाव नहीं रहा जो सदी के प्रथम भाग में था। बुरा 19वीं सदी का जो अंतिम भाग जो था, अंतिम चौथाई जो था, उस समय राष्ट्रवाद, आदर्शवादी, उदारवादी और जनतांत्रिक जो विचार जो थे वो जैसा शुरू में था वैसा नहीं रह गया था। हो रहा है कि अब राष्ट्रवाद सीमित लक्ष्यों वाला संकीर्ण सिद्धांत बन गया। इस बीच के दौर में राष्ट्रवादी समूह एक दूसरे के प्रति अनुदार होते चले गए और लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। साथ ही प्रमुख यूरोपीय शक्तियों ने भी अपने साम्राज्यवादी उद्देश्यों को प्राप्ति के लिए अधीन लोगों को राष्ट्रवादी आकांक्षाओं का इस्तेमाल किया। और 1871 के बाद यूरोप में गंभीर राष्ट्रवादी तनाव का स्रोत बल्कान क्षेत्र है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका बल्कान क्षेत्र एग्जाम के दृष्टिकोण से। पूरा इस क्षेत्र में भौगोलिक और जातीय भिन्नता थी। बल्कान क्षेत्र जहाँ पे एक गंभीर राष्ट्रवादी तनाव था का स्रोत माना जाता है बल्कान को, क्योंकि बहुत से यूरोपीय देश जो थे वो अपने वर्चस्व, अपने प्रभुत्व को स्थापित करने के लिए वो लोग जो था वो दूसरे देशों को अपने अधीन करने का प्रयास कर रहे थे। बोरा इसमें आधुनिक रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बेनिया, यूनान, मैसेडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया, हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया और मॉन्टेनेग्रो शामिल थे। इस क्षेत्र के निवासियों को आमतौर पर स्लाव पुकारा जाता था। बल्कान के जो निवासी होते थे उन्हें स्लाव, एक नंबर में पूछता है आपका। बल्कान क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा ऑटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था। बल्कान क्षेत्र में रोमानी राष्ट्रवाद के विचारों के फैलने और ऑटोमन साम्राज्य के विघटन से स्थिति काफ़ी विस्फोटक हो गई। जिस तरह से रोमानी राष्ट्रवाद जो था, मैंने आपको रोमानीवाद बताया था, लोक नृत्य के माध्यम से या आपका लोक संगीत ये हो गया, आपका स्थानीय जो आपका कहानी होते थे उसके आधार पर लोगों में राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावनाओं को बढ़ाने के लिए रोमानीवाद जो एक आंदोलन जो था वो शुरू किया गया था, जो कि एक सांस्कृतिक आंदोलन था। पूरा कि रोमानी राष्ट्रवाद के विचारों के फैलने और ऑटोमन साम्राज्य के विघटन से स्थिति जो थी बल्कान में और भी ज़्यादा भयंकर हो गई। बुरा एक के बाद एक उसके अधीन यूरोपीय राष्ट्रीयताएं उसके चुंगल से निकलकर स्वतंत्रता की घोषणा करने लगी। बल्कान लोगों ने आज़ादी या राजनीतिक अधिकारों के अपने दावों को राष्ट्रीयता का आधार दिया। उन्होंने इतिहास का इस्तेमाल यह साबित करने के लिए किया कि कभी स्वतंत्र थे किंतु तत्पश्चात विदेशी शक्ति उन्होंने अधीन कर लिया। अतः बल्कान क्षेत्र के विद्रोही राष्ट्रीय समूहों ने अपने संघर्षों को लंबे समय से खोई आज़ादी को वापस पाने के प्रयासों के रूप में देखा था। बल्कान लोगों ने आज़ादी और राजनीतिक अधिकारों के अपने दावों को राष्ट्रीयता के आधार दिया था। ठीक है, उन्होंने इतिहास का इस्तेमाल ये साबित करने के लिए किया कि कभी वो स्वतंत्र थे, परंतु बाद में चलकर कुछ विदेशी जो थे उनको गुलाम बना लिया और उनके राजनीतिक और धार्मिक अधिकारों को छीन लिया। जैसे जैसे विभिन्न
स्थानीय निवासी स्लाव राष्ट्रीय समूह ने अपनी पहचान और स्वतंत्रता को परिभाषा तय करने की कोशिश की। बल्कान क्षेत्र गहरे टकराव का क्षेत्र बन गया। बल्कान राज्य एक दूसरे से भारी ईर्ष्या करते थे। बल्कान के अंदर जितने भी राज्य थे वो एक दूसरे से उनमें जलन होती थी या ईर्ष्या करते थे, उसको अपना दुश्मन मानते थे। और हर एक राज्य अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा इलाका हथियाने की उम्मीद रखता था। परिस्थिति और अधिक जटिल इसलिए हो गई क्योंकि बल्कान क्षेत्र में बड़ी शक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा होने लगी। एक तो पहले से ही वहाँ के अलग अलग राज्य जो थे वो नाखुश रहते थे, और स्थिति और भी ज़्यादा तब भयंकर हो गई जब यूरोपीय शक्ति जो थे अपने वर्चस्व को स्थापित करने के लिए आपस में उलझना शुरू कर दिए। जिस तरह बल्कान समस्या आगे बढ़ी उसमें यह प्रतिस्पर्धा खुलकर सामने आई। रूस, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया हंगरी की हर ताकत बल्कान पर अपने अन्य शक्तियों की पकड़ को कमज़ोर करके क्षेत्र में अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहती थी। इससे इस इलाके में कई युद्ध हुए और अंततः प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया। बुरा के साम्राज्यवाद से जुड़कर राष्ट्रवाद 1914 में यूरोप को महाविपदा की ओर ले गया। लेकिन इस बीच विश्व के अनेक देशों ने, जिनका 19वीं सदी में यूरोपीय शक्तियों ने औपनिवेशीकरण किया था, साम्राज्यवादी प्रभुत्व का विरोध करने लगे, जैसे भारत भी था। हर तरफ जो साम्राज्य विरोधी आंदोलन विकसित हुए, इस अर्थ में राष्ट्रवादी थे, वे सभी स्वतंत्र राष्ट्र राज्य का निर्माण करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। वे सभी एक सामूहिक राष्ट्रीय एकता की भावना से प्रेरित थे, जो साम्राज्यवाद विरोध की प्रक्रिया में उभरी। राष्ट्रवाद के यूरोपीय विचार कहीं और नहीं दोहराए गए, क्योंकि हर जगह लोगों ने अपनी तरह की विशिष्ट राष्ट्रवाद विकसित किया, मगर ये विचार के समाजों का राष्ट्र राज्यों में गठित किया जाना चाहिए अब स्वाभाविक और सार्वभौम मान लिया गया। तो ये आपका लेसन खत्म हो गया। बल्कान क्षेत्र, ये ध्यान रखिएगा, ऑटोमन साम्राज्य के अधीन था, मगर इस बल्कान में और स्थिति और भी ज़्यादा इसलिए बेकार हो गई क्योंकि एक तो वहाँ के अलग अलग राज्य जो थे वो आपस में एक दूसरे से ईर्ष्या करते थे, और दूसरा यूरोपीय देश जो थे वो अपने प्रभुत्व को स्थापित करने के लिए वो दूसरे यूरोपीय देशों के साथ उनकी कड़ी प्रतिस्पर्धा होने से बल्कान में जो था स्थिति और भी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। तो चलिए, आज आपका ये पहला चैप्टर हिस्ट्री का ख़त्म हो रहा है। मैं इसका क्वेश्चन आंसर आपको SW में करने के लिए दे दूंगा। ऐसे आप इसका NCERT का जो पीछे क्वेश्चन दिया हुआ है आप बना सकते हैं। उदारवादियों के 1848 की क्रांति का क्या अर्थ लगाया जाता है? उदारवादियों ने किन राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक विचारों को बढ़ावा दिया था? ठीक है, थैंक यू।